हमारी आज की कहानी एक ऐसी दुनिया के बारे में है जहां सभी लोग एआई के कंट्रोल में हैं। वहां कोई भी ह्यूमन अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकता है और एआई उनके दिमाग पर इतना हावी है कि वो उनसे सब कुछ करवा सकता है। पर क्या इस तरह की लाइफ का कोई मतलब है? क्या रियल वर्ल्ड को भूलकर सभी को वर्चुअल वर्ल्ड में ही रहना चाहिए? क्या ह्यूमन इमोशंस और बिहेवियर की कोई वैल्यू नहीं बची है? इसी तरह के कई सवाल हमारे सामने लाती है हमारी आज की कहानी। So with all that said, चलिए अब जल्दी से शुरुआत करते हैं इस कहानी की। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग गुड लक हैव फन डोंट डाई। कहानी की शुरुआत लॉस एंजलिस के एक रेस्टोरेंट से होती है जहां रात के 10-10 बजे होती है और उस वक्त वहां बैठे सभी लोग अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। अब उस रेस्टोरेंट में ज्यादातर लोग फोन चला रहे होते हैं और उनका अपनी सराउंडिंग्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। ये एक ऐसा दौर था जहां ज्यादातर लोग सोशल होना भूल चुके थे। उन्हें इस बात का भी इल्म नहीं था कि उनके आसपास कौन बैठा है और उन्हें किससे बात करनी चाहिए। खैर तभी अचानक एक अजीब सा दिखने वाला आदमी उस रेस्टोरेंट में एंटर करता है, पर फिलहाल उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। इनिशियली वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो फ्यूचर से है और उसका नाम होमे डू है, पर क्योंकि उसकी बात में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, इस वजह से सभी अपने फोन्स में बिजी रहते हैं। अब ये देखकर वो एक टेबल पर कूद जाता है जिससे सारा सामान नीचे गिर जाता है। ये देखकर कुछ लोग उस रेस्टोरेंट के सर्विसमैन से उसको डील करने के लिए कहते हैं और फिर से अपने काम में लग जाते हैं। अब ये देखकर होमेडू बाकी सभी टेबल्स पर वॉक करने लगता है और इसी के साथ अब उससे कुछ लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं और कुछ वहां से जाने की कोशिश करते हैं, पर वो किसी को भी वहां से जाने नहीं देता है और जो लोग उसको मना करने के लिए आ रहे थे उन्हें अपनी बॉडी पर लगे हुए बॉम्ब दिखाता है, जो देखकर वो सभी बहुत घबरा जाते हैं और अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। इस तरह से अब सभी लोगों का पूरा अटेंशन उसके ऊपर आ जाता है और तब होमेडू कहता है कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता बल्कि वो दुनिया को बचाना चाहता है। वो कहता है कि वो फ्यूचर से आया है। उस वक्त तक दुनिया की हालत बहुत खराब होने वाली है क्योंकि लोग अब एआई पर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, जिस वजह से अब वो उन सभी को कंट्रोल कर रहा है, पर अभी किसी को भी उस बात का इल्म नहीं है। अब फिलहाल वहां पर बैठे लोगों को उसकी कोई भी बात का सेंस नहीं लग रहा था। खैर इन सब के बाद वो कहता है कि भले ही वो लोग उसको नहीं जानते पर वो उन सभी को जानता है क्योंकि वो ये सेम चीज 117 बार पहले कर चुका है, यानी कि वो कई बार उस समय साइकिल को जी चुका है। जिसके बाद वो उनमें से कुछ लोगों को खुद से वॉलंटियर करने के लिए कहता है ताकि वो एक टीम बना सके जो उसके साथ मिलकर दुनिया को बचाएगी। अब ये सब सुनकर सूजन नाम की एक लड़की सामने से उसको ज्वाइन करने के लिए आ जाती है, पर जब बाकी लोग नहीं आते तो वो स्कॉट, बॉब, मैरी, मार्क और जेनेट जो कि कपल थे उन्हें फोर्सफुली अपनी टीम में शामिल कर लिया। तभी अचानक इनग्रिड नाम की एक लड़की भी उनके साथ शामिल होने के लिए आ जाती है, पर उसको देखते ही वो आदमी मना कर देता है और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उसके बारे में कुछ ऐसा जानता था जिससे वो दूर रहने की कोशिश कर रहा है। पर तभी अचानक से एक बॉटल टेबल से नीचे गिर जाती है और वो इनग्रिड की तरफ इशारा करती है, जिसका मतलब था कि ये डेस्टिनी का इशारा है। इस वजह से अब बिना कुछ कहे वो इनग्रिड को भी शामिल कर लेता है, जिसके बाद वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर तभी पुलिस उस रेस्टोरेंट को चारों तरफ से घेर लेती है क्योंकि वहां की एक सर्विस लेडी ने उन्हें कॉल करके सब कुछ बता दिया था। अब ये देखकर सभी उसे पीछे के रास्ते से चलने के लिए कहते हैं, पर होमेडू उनको बताता है कि अगर वो सामने से जाएंगे तो पुलिस उन्हें शूट कर देगी और अगर वो पीछे से जाएंगे तो पुलिस के डॉग्स उनके ऊपर हमला कर देंगे। इस वजह से उन्हें कोई और प्लान चाहिए था, लेकिन बॉब उनकी बातें नहीं सुनता है और वो बाहर चला जाता है, जिससे पुलिस उसको सच में शूट कर देती है। यहाँ से कहानी मार्क और जेनेट पर शिफ्ट होती है, जो कि कुछ समय पहले एक हाई स्कूल में काम कर रहे थे, जहां मार्क जब पहली बार क्लास लेने के लिए जाता है तो वो बहुत नर्वस होता है और तभी वो देखता है कि उसकी क्लास के सभी बच्चे फोन चला रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि उन सभी को रील स्क्रॉल करने का काम दिया गया है, जो देखकर मार्क भी एक लड़की का फोन देखने लगता है और इसी के साथ वो भी उस फोन से ऑब्सेस्ड हो जाता है और तभी वो गलती से उस फोन को टच कर देता है, जिससे उस लड़की के फोन में एक पिरामिड का सिंबल बनकर आने लगता है और ऐसा सिर्फ उसके ही नहीं बल्कि सभी स्टूडेंट्स के फोन में हो रहा था। इस वजह से वो मार्क को घूरने लगते हैं जैसे कि वो उसको मारने वाले हों और ये देखकर मार्क समझ जाता है कि वो फोन उन्हें कंट्रोल कर रहा है। इस वजह से वो फटाफट वहां से भागकर जेनेट के पास पहुंच जाता है। वो जेनेट को सब कुछ बता ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि वो सारे स्टूडेंट्स
क्लासरूम का गेट तोड़कर अंदर आने लगे हैं, जो देखकर मार्क और जेनेट उनके फ्रेंड का दिया हुआ एक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक गन थी, और उन्हें यूज करते ही सभी बच्चों के हाथ से सेलफोन्स नीचे गिर जाते हैं। और ऐसा होते ही वो सभी नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि जो उन्हें कंट्रोल कर रहा था उससे उनका कनेक्शन टूट चुका था। और इस तरह से मार्क और जेनेट इस बात को समझ गए थे कि एआई कितना खतरनाक है। वहीं प्रेजेंट में इस सिचुएशन को देखकर सब बहुत डर जाते हैं, पर तभी सूजन उन सभी को एक टनल से बाहर जाने का रास्ता बताती है। और यहाँ से ये कहानी सूजन पर शिफ्ट होती है, जो कुछ समय पहले अपने बेटे डैरन को स्कूल लेने के लिए गई थी। तब उसको पता चला था कि स्कूल में हुई शूटिंग की वजह से बहुत से बच्चे घायल हो गए हैं, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है। पर जब वो अस्पताल जाती है तो देखती है कि बाकी बच्चों की मॉम्स काफी चिल हैं और वो अपने बच्चों को छोड़कर ट्रैफिक के बारे में बात कर रही हैं, जो कि काफी अजीब था। और तभी उनमें से एक सूजन को एक कार्ड देती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है, जिसके बाद सूजन के बेटे की मौत हो जाती है। अब इन सब से वो काफी परेशान हो जाती है और उसे अपने बेटे को खोने का गम बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और वो काफी देर तक उस कार्ड को लेकर बैठी रहती है और फाइनली उस जगह पर जाने का फैसला करती है, जो कि असल में एक कंपनी होती है। और वहां पर एक आदमी उसको बताता है कि असल में उस कंपनी में वो मरे हुए लोगों को क्लोनिंग टेक्निक से वापस ला सकते हैं, पर कुछ उसके लिमिटेशंस हैं। अब अपने बेटे को वापस से पाने की होप से सूजन कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है। वो आदमी उसको बताता है कि जो क्लोन वो बनाएगा वो होगा बिल्कुल डेरन की तरह, बस उसके इमोशंस रियल नहीं होंगे, और वो दिन में 5-6 बार उनकी कंपनी का एडवर्टीजमेंट करेगा। अब फिलहाल सूजन सभी शर्तें मान लेती है, क्योंकि वो शूटिंग भी गवर्नमेंट की गलती से हुई थी। इस वजह से उस प्रोजेक्ट की मैक्सिमम फंडिंग भी गवर्नमेंट ही कर रही थी। जिसके बाद सूजन से बहुत सी चीजें पूछी जाती हैं, जैसे कि वो डेरन में किस तरह के फीचर्स डालना चाहती है, और ऐसा लग रहा था कि मानो वो लोग किसी रोबोट को बना रहे हैं। हालांकि वो काइंड ऑफ वैसा ही था, जिसके कुछ दिनों के बाद सूजन को बिल्कुल डेरन जैसा एक लड़का दे दिया जाता है, जो कि असल में एक क्लोन था, और उसे देखकर वो बहुत खुश होती है। पर जब वो उसको घर लेकर जा रही होती है तो डेरन फोन पर ही लगा होता है और वो आते जाते लोगों से कंपनी का एडवर्टीजमेंट कर रहा होता है। जब घर पर सूजन उसे बाहर जाकर खेलने के लिए कहती है तो वो अकेले ही जाकर खेलने लगता है, जो देखकर उसे काफी अजीब लगता है। इस वजह से वो उसे क्लोन्स की एक कमेटी में लेकर जाती है, जहाँ पर और भी क्लोन्स बच्चे थे। अब वहाँ सूजन कुछ पेरेंट्स से मिलती है, जो उसको बताते हैं कि उनकी बेटी 4 बार मर चुकी है, लेकिन अब उन्हें इन सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि क्लोनिंग कंपनी उनके लिए एक नया क्लोन बना देंगे। बल्कि वो लोग तो बार बार उनके बताए हुए कैरेक्टर्स अपनी बेटी में देखकर बहुत खुश भी होते हैं। अब ये सब बातें सुनकर सूजन को काफी अजीब लगता है, क्योंकि इस तरह तो किसी के वजूद की कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगी, और यही वजह थी कि वो उस ग्रुप में शामिल हुई थी। और प्रेजेंट में अब वो लोग उस टनल से बाहर निकल आए थे, जहाँ होमेडू लोगों को बताता है कि वहाँ से कुछ दूरी पर एक 9 साल का बच्चा है, जो कि एक ऐसा एआई बना रहा है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लेगा, और इसी से दुनिया खत्म हो जाएगी। पर उसके पास एक यूएसबी है, जिससे कि उस एआई को कंट्रोल किया जा सकता है, और वो बस उसे उसके सिस्टम में लगाना चाहता है। अब उनके पास बस 60 मिनट्स हैं, जिसके बाद वो उन्हें रास्ते में आने वाले कुछ खतरों के बारे में भी बताता है, क्योंकि वो खुद कई बार उस साइकिल से गुजर चुका होता है। तभी अचानक उनके ऊपर कुछ मास्क मैन अटैक करने लगते हैं, जो कि एआई नहीं भेजे थे। असल में एआई ऐसे किसी भी इंसान को छोड़ना नहीं चाहता था जो उसके कंट्रोल में ना हो, जिससे बचने के लिए वो लोग भागते हैं और एक बिल्डिंग में जाकर छुप जाते हैं। तभी होमेडू सभी को वहां रहने के लिए कहता है और खुद सही रास्ता देखने के लिए चला जाता है, जिससे स्कॉट कहता है कि ये सही मौका है और उन्हें वहां से भाग जाना चाहिए। और तभी वहां पर होमेडू आ जाता है। वो कहता है कि अगर कोई जाना चाहता है तो अभी जा सकता है। और तभी वो कहता है कि स्कॉट की पॉकेट में 47 सेंट्स है, और सच में वो उतने ही होते हैं, जिससे इन सभी को उसके ऊपर भरोसा हो जाता है और वो उसके साथ ही रुकने का फैसला करते हैं। अब वो लोग उस बिल्डिंग की छत पर जाते हैं, जहाँ पर वो उस बूढ़े आदमी को जगा देते हैं। होमेडू ने जगाने के लिए मना किया था, क्योंकि वो स्कॉट को मार देता है, और तभी उनके ऊपर एक शूटर अटैक कर देता है, जिससे होमेडू सभी को रुकने के लिए कहता है, पर मैरी रुक नहीं पाती और उसे गोली लग जाती है। जिसके बाद होमेडू बचने के लिए सबको कचरे के ऊपर कूदने के लिए कहता है, और वो सब ऐसा ही करते हैं। पर तभी अचानक उनके ऊपर की वॉल गिरने वाली होती है, जिससे इनग्रिड वहीं पर फ्रोज हो जाती है, पर तभी होमेडू आकर उसको बचा लेता है। अब यहाँ से
इनग्रिड अपनी पास्ट लाइफ याद करती है। असल में बचपन में इनग्रिड को एक बीमारी डिस्कवर हुई थी जिसमें वो वाईफाई से एलर्जिक थी, यानी कि वो किसी भी तरह के इंटरनेट कनेक्शन में नहीं रह सकती थी और आसपास बढ़ते इंटरनेट लाइफ से उसकी जिंदगी और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गई थी। इस वजह से उसने बच्चों की बर्थडे पार्टी में प्रिंसेस बनने का काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वही एक जगह थी जहां बहुत कम लोग फोन यूज करते थे। इसी तरह काम करते हुए वो एक दिन टिम नाम के एक लड़के से मिलती है जो कोई भी डिवाइस यूज नहीं करता था, और इस तरह इनग्रिड की उससे बॉन्डिंग हो जाती है और वो दोनों साथ लाइफ स्पेंड करने लगते हैं। तभी एक दिन टिम को एक पार्सल रिसीव होता है जिसमें कि एक वीडियो गेम था। अब टिम एक बार उसको खेलकर देखने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर इनग्रिड उसको कुछ भी नहीं कहती है और अपने काम पर चली जाती है। पर जब वो घर वापस लौटती है तो वो देखती है कि टिम अब भी उसी गेम में लगा हुआ है। जिसके बाद वो रात में 12 बजे उठता है और इनग्रिड से कहता है कि वर्चुअल लाइफ रियल लाइफ से बहुत अच्छी है। खैर, अब इस तरह टिम का भी ज्यादा समय उस गेम में निकलने लगता है और वो धीरे धीरे अडिक्ट हो जाता है। तभी एक रात को वो डिनर बनाता है और इनग्रिड को बताता है कि उसे एक कंपनी में जॉब मिल गई है जहां पर वो हमेशा के लिए वर्चुअल वर्ल्ड का पार्ट बन जाएगा। अब ये सब सुनकर इनग्रिड उसको रोकने की कोशिश करती है, पर वो सुनता ही नहीं है और उसको छोड़कर चला जाता है। और इस तरह इनग्रिड भी एक सफरर बन गई थी। असल में उस ग्रुप में ज्यादातर वही लोग थे जो कि कहीं ना कहीं एआई से परेशान थे। खैर, प्रेजेंट में इनग्रिड और बाकी सभी एक घर के पास पहुंचते हैं जो कि उस बच्चे के घर से अब थोड़ा ही दूर था। यहाँ पहुंचकर होमेडू उनको बताता है कि अब तक की वो पहली टीम है जो वहां तक पहुंच पाई है, नहीं तो अब तक लगभग सारे लोग मारे जाते थे। इस वजह से वो घर के सभी कॉर्नर्स को सील करने के लिए कहता है ताकि कोई भी वहां पर ना आ सके, जबकि इसी के साथ साथ वो उन सभी लोगों को खुद को कवर करने के लिए भी कहता है। जिसके बाद सभी बैटल के लिए रेडी होकर बैठ जाते हैं। अब यहाँ होमेडू से सब ये पूछते हैं कि आखिर वो एआई से कैसे बचा, जिस पर वो बताता है कि उसकी मदर उसे कभी भी एआई का टूल बनाना नहीं चाहती थी। इसी वजह से उसने हमेशा उसे शहर से दूर एक बंकर के अंदर बड़ा किया था। पर एक दिन उसने देखा कि एक डिवाइस वहां पर पड़ा हुआ है और उसने उसे एक बार इस्तेमाल करके देखने की सोची, पर ऐसा करते ही एआई ने उसकी लोकेशन डिटेक्ट कर ली और उस बंकर पर हमला कर दिया। इस हादसे में उसकी मदर की डेथ हो जाती है, पर वो बाल बाल बच गया था और तब से उसका सिर्फ ये गोल बन गया कि उसे दुनिया को एआई से बचाना होगा। अब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बहुत से टीनेजर्स अपने हाथ में फोन पकड़े हुए उस घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये देखकर मार्क कहता है कि वो पीछे रुकेगा ताकि वो उन सभी का ध्यान खींच सके और इतने में वो सब लोग वहां से जा सके। पर ये सुनकर जेनेट भी उसके साथ रुकने के लिए कहती है, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी और उसको अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। इसी वजह से वो दोनों बाकी टीनेजर्स पर अपनी इलेक्ट्रॉनिक गन से अटैक करने लगते हैं। पर तभी वहां पर बड़ी बड़ी कैट्स आ जाती हैं, जिनके गले में छोटी कैट्स की माला थी। उन्हें देखकर वो सभी टीनेजर्स उनकी फोटो लेने लगते हैं, जिससे वो कैट्स उन्हें खाने लगती है और ये सब देखकर बाकी लोग वहां से भाग जाते हैं। अब फटाफट वो लोग उस बच्चे के घर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें उसके पेरेंट्स मिलते हैं। अब उन अजीब लोगों को देखकर वो हैरान रह जाते हैं और तभी होमेडू कहता है कि वो लोग उसके स्कूल के टीचर्स हैं। पर ये सुनकर वो लोग, जो शायद उस बच्चे के पेरेंट्स थे, वो कहते हैं कि उनका तो कोई बच्चा ही नहीं है और उन्हें वो वहां से बाहर जाने के लिए कहते हैं। पर इसी बीच उनका झगड़ा हो जाता है, जिसमें उस लड़के का डैड होमेडू की टीम के एक आदमी को मार देता है, जिससे गुस्सा होकर होमेडू उस लड़के के डैड को शूट कर देता है। जिसके बाद वो लोग उस बच्चे को पूरे घर में ढूंढते हैं, पर वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। पर तभी उन्हें एक वॉल दिखती है जिसके पार एक रोबोट जा रहा था। इससे उन लोगों को ये रियलाइज होता है कि शायद वो वॉल बस टेम्परेरी है। इस वजह से वो लोग उसको तोड़ देते हैं और इसी के साथ वो लोग एक रूम में पहुंचते हैं, जहां सब तरफ सिर्फ वायर्स बिखरी हुई होती है और एक बच्चा उन सभी के ऊपर बैठा हुआ होता है। वो कंटिन्यूअसली कोडिंग कर रहा होता है और स्क्रीन देखता है। अब उस रूम में इनग्रिड नहीं जा पाती है, क्योंकि वहां बहुत सारा इंटरनेट कनेक्शन होता है। इस वजह से सूजन और होमेडू वहां पर जाते हैं और वो उस बच्चे को आवाज देकर बुलाने की कोशिश करते हैं, पर वो उन्हें कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। ये देखकर वो लोग उसके पास जाते हैं और तभी वो बच्चा होमेडू की तरफ देखकर चिल्लाता है और उसके गर्दन के पीछे लगे बारकोड को देखकर सूजन भी समझ जाती है कि वो एक क्लोन है। इसी वजह से होमेडू उसको मारकर बेहोश कर देता है। पर ऐसा होते ही वहां पर मौजूद सभी रोबोट्स एक्टिवेट हो जाते हैं
और वो उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर मौजूद सभी वायर्स भी उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। ये देखकर वो लोग उस बच्चे को वापस वहाँ पर बैठा देते हैं और वो कोडिंग चालू कर देता है, जो देखकर सभी रोबोट्स वापस से शांत हो जाते हैं। जिसके बाद सूजन डेरेन को कॉल करती है और वो उससे उस सिस्टम को ओपन करने का पासवर्ड मांगती है। और जब वो लोग उसे एंटर करते हैं तो यूएसबी कनेक्ट करने के लिए एक पोर्टल भी ओपन हो जाता है। पर होमेडू के ऐसा करने से पहले ही उस बच्चे को सारे वायर्स घेर लेते हैं और वहां पर एक टॉर्नेडो बन जाता है, जिसके बाद वायर्स सूजन और होमेडू को दूर फेंक देते हैं। उसी वक्त होमेडू के हाथ से नाइफ नीचे गिर जाती है, जिससे एक रोबोट उसके चेस्ट पर अटैक कर देता है। अब ये सब इनग्रिड देख रही होती है और अब वो वाईफाई से लड़कर अंदर आ जाती है और यूएसबी कनेक्ट करने की कोशिश करती है। पर तभी वो बच्चा उसे एक दूसरे डायमेंशन में ले जाता है और कहता है कि वो जो दुनिया बना रहा है वो दूसरी दुनिया से बहुत अच्छी है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि असल में वो प्रेग्नेंट है और होमेडू उसका ही बच्चा है। अब ये सब कहकर वो उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है, पर इन सब के बाद भी इनग्रिड उस यूएसबी को इंसर्ट कर देती है। जिसके बाद वो होमेडू के साथ बाहर आती है और देखती है कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया है और वो अपने बेटे से माफी भी मांगती है। पर होमेडू कहता है कि अभी सब ठीक नहीं हुआ है और वो रीसेट का बटन दबा देता है, जिससे वो वहां से गायब हो जाता है। अब उसके जाते ही वहां पर टेम आ जाता है और उससे माफी मांगता है। पर उन सब के बाद भी इनग्रिड को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता, क्योंकि गेम्स में भी कुछ ऐसा ही होता है। और तभी वो उस क्लोन बच्चे को दूर खड़ा देखती है, जो उसको देखकर स्माइल दे रहा होता है, यानी कि वो सब अब भी उसके ही कंट्रोल में है। पर इसके पहले कि वो किसी को कुछ बताती, तभी वहां पर एम्बुलेंस आ जाती है, जो उसको वहां से लेकर चली जाती है। और इसी के साथ फोन्स एक बार फिर से सभी को कंट्रोल करने में लग जाते हैं। जिसके कुछ समय के बाद इनग्रिड उसी रेस्टोरेंट में जाती है, जहां कुछ टाइम बाद एक बार फिर से होमेडू आता है और इस बार वो इनग्रिड को टीम में ले लेता है और वो लोग एक बार फिर से प्लानिंग शुरू कर देते हैं। असल में होमेडू को पहले से ही पता था कि इनग्रिड उसकी माँ है और उसी वजह से वो उसको खतरे में डालना नहीं चाहता था। ये कहानी हमें ये शो करती है कि अगर हम सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हमारा पूरा कंट्रोल एआई के हाथ में होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमें उम्मीद है कि ये आपको पसंद जरूर आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।